नमस्कार दोस्तों, आज का बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो हैं हरीश कपूर टीटू, जो कि बुंदेलखंड विकास सेना से हैं, और वहीं हरदयाल सिंह लोधी जो कि आदिवासी सहरिया संघर्ष समिति से, और हमारे सहयोगी हैं विकास सोनी एवं धर्मेंद्र राठौर। सहरिया जाति आदिवासी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सहरिया जातियों के लिए कई योजनाएं आती हैं जो कि धरातल पर देखने को नहीं मिलती हैं। आज मुद्दा रहेगा सहरिया जाति, जहां पर कल आदिवासी दिवस था और आज हमारे साथ हैं आदिवासी संघर्ष समिति के संरक्षक एडवोकेट हरदयाल सिंह लोधी जी। इनसे जानते हैं और वास्तविकता में जानते हैं कि ललितपुर के दूर दराज रहने वाले आदिवासियों का क्या है माहौल, और वहीं पर सरकार की जो योजना है वह धरातल पर है कि नहीं। चैनल ने इस बात को जरूरी समझा और अपने साथियों से इस बारे में बहुत गंभीर चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें इन दो जनपद के रियल हीरो को लोगों के सामने लाना है। इसके संबंध में हमारे साथ शैलेंद्र जैन जी और विकास सोनी जी आज रहेंगे और हम चाहेंगे कि शैलेंद्र जैन जी अपनी वार्ता प्रारंभ करें। हम बुंदेलखंड विकास राज्य की बात कर रहे हैं, जहां यहाँ के बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू भी मौजूद हैं, जो बताएंगे कि उन्होंने कितने सालों से लगातार बुंदेलखंड राज्य की मांग की है और बुंदेलखंड राज्य को बनाने के लिए कितना बलिदान किया है। लगातार इन्होंने लखनऊ तक पहुंचे हैं, तो बाइक लेकर रैली निकालकर वहीं मुंडन संस्कार भी इन्होंने कराया है, और लगातार हर हफ्ते यह जनहित की बात को लेकर लोगों से की बात सुनकर और यह प्रशासन तक और शासन तक भेजने का काम करते हैं। अब हम उनसे जानेंगे कि क्या है बुंदेलखंड विकास राज्य बनाने की आपकी सोच कैसे शुरू हुई। जी बताएं। देखिए, आज का बुंदेलखंड के सभी संवाददाताओं को और उस चैनल को प्रारंभ करने की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जो श्रोता और जो हमारे दर्शक इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को सुन रहे हैं, उन सबको भी बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपको बताऊं, बुंदेलखंड राज्य की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ललितपुर बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश के लास्ट छोर पे बसता है, और अगर लखनऊ से कोई भी विकास की गंगा बहाई जाए तो वो यहाँ आते आते सूख जाती है। जैसे हम आपको बताएं कि नहर का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता, इसी तरह कोई विकास की गंगा अगर लखनऊ से बहाई जाए तो यहाँ तक आते आते सूख जाती है। तो हम लोगों को लगा कि अगर आज़ादी से पहले जब देश आज़ाद हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग बना। आज़ादी से पहले बुंदेलखंड नौगांव राजधानी था, और जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को अस्तित्व में लाना बहुत आवश्यक है, इसको एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाना आवश्यक है, क्योंकि ये डाकू बहुल क्षेत्र है, यहाँ भुखमरी गरीबी है, और अगर इसको राज्य नहीं बनाया जाएगा तो ये क्षेत्र पिछड़ता चला जाएगा, जिससे हिंदुस्तान पिछड़ा कहलाएगा। लेकिन बुंदेलखंड के राज्य को नहीं बनाया। हम लोगों के दो भाइयों के बीच में एक दीवार बना दी गई, आधा हिस्सा चला गया मध्य प्रदेश में, आधा चला गया उत्तर प्रदेश में। हम लोगों को एक होना था, हम लोगों को बांट दिया गया। उसके बाद जो स्थिति आपने देखी कि हम लोग दोनों हिस्सों के पिछवाड़े बसते हैं। पीछे वाला हिस्सा है, आप मध्य प्रदेश का देखें चाहे उत्तर प्रदेश का, और पीछे की स्थिति जो होती है, जैसे मकान को हम लोग देखें, लीपते हैं, पोतते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू पोंछा लगाते हैं आगे के हिस्से को, और पीछे जो होती है हमारे दिन भर की धान धोन गंदगी जो होती है, वो हम लोग पिछवाड़े फेंक देते हैं। ऐसे ही हम लोगों के साथ हुआ कि जो लखनऊ से विकास की गंगा यहाँ बहाई जाए, आप देखें यहाँ आते आते सूख जाती थी, और पिछवाड़ा समझ के यहाँ हमेशा उन्नतकारियों को भेजा जाता, या जिनकी पहली पोस्टिंग है या जिनके लिए सजा याफ्ता के तौर पे भेजा जाता है। तो मैंने देखा, इसलिए हम लोगों को लगा कि बुंदेलखंड प्रांत की आवश्यकता है। अगर बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो बुंदेलखंड के लोगों के दिन बदलेंगे और खुशहाल होंगे। लगातार 31 वर्षों से आप बुंदेलखंड राज्य की मांग करते चले आ रहे हैं।
कहा जाता है कि 1950 और 1960 के दशक से इसकी मांग शुरू हुई थी, लेकिन जब आप 31 साल आपको आज होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार इसके लिए कोई पहल कर रही है? देखिए, अभी आज से 6 महीने 8 महीने पहले एक शगुफा आया था और राजनाथ सिंह के करीब लोगों ने बताया था कि बुंदेलखंड क्या उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का की तैयारी हो चुकी है और इसका प्रारूप पूरा का पूरा तैयार हो गया था। और उसमें माननीय योगी जी इस बात पे अड़ गए, जैसा हम लोगों को पता चला सूत्रों द्वारा, कि हम छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस वजह से ये जो विभाजन होना था उत्तर प्रदेश का, वो नहीं हुआ, जबकि होना इसलिए चाहिए। 20 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और यहाँ 4 भागों में क्या 5 भागों में उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। आप देखें, आज न्यूजीलैंड की आबादी देखें 75 लाख के करीब है। अब अपन देशों को देखें, इजराइल वगैरह 1-1, 2-2 करोड़ के ये छोटे छोटे मतलब एक देश बने हुए। तो उत्तर प्रदेश 20 लाख, हिंदुस्तान की तकरीबन 18-19% आबादी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ तो इसका विभाजन आवश्यक है। तो ये बात तो चली थी कि विभाजन होना है, लेकिन इसको टाल दिया गया। और अभी कुछ विधायकों ने जैसे ये आवाज उठाई तो माननीय योगी जी ने उनको बुला के, जिस तरह कुछ अखबारों के माध्यम से पता चला कि उन्होंने उन विधायकों को डांटा कि आप ये बात आगे नहीं बढ़ाएंगे और ये पार्टी फोरम पे उठाएं, ना कि पब्लिक के बीच में उठाएं। क्या लगता है आपको कि जब भी चुनाव आते हैं, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, कई जनप्रतिनिधि आते हैं चुनाव लड़ने को, चुनाव जीतने के लिए, आप लोगों को एक लॉलीपॉप देकर चले जाते कि हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। उमा भारती भी आई थी, उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था। क्या लगता है आपको अभी तक क्या कुछ हो पाया? देखिए, उमा भारती जब आई, हम लोग उनकी गाड़ी के आगे भी लेट गए थे और हम लोगों ने कहा आपने 3 साल का वादा किया था कि बुंदेलखंड बनाएंगे और अब 3 महीने बचे हैं। तो उन्होंने कहा भी 3 महीने बचे हैं, ये 90 दिन में हम बुंदेलखंड बना देंगे। स्टेशन पे जब आई थी 2 मुद्दों को लेके हम लोग उनकी गाड़ी के आगे लेट गए थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि, तो हम लोगों ने एक साध्वी की बात पे विश्वास किया और वो ताकतवर मिनिस्टर थी केंद्र की और मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर भी रही हैं। तो हम लोगों को उम्मीद थी कि इनकी एक साध्वी की बात पे विश्वास किया जाए, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड की बात को आगे नहीं बढ़ाया। राजनाथ सिंह आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, आडवाणी जी आए, सबने बुंदेलखंड की बात की। अब हम यही कहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम लोगों को जागना पड़ेगा, आम आदमी को अब इनके बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। हम लोगों को बुंदेलखंड की लड़ाई रोड पे आके करनी पड़ेगी, तभी हमारा बुंदेलखंड बन पाएगा। क्या लगता है आपको कि जब बुंदेलखंड राज्य बन गया तो क्या कुछ फायदा आम जनता को होगा? देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊं, बुंदेलखंड में जो एक राज्य बनने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वित्त के, आय के, वो बुंदेलखंड में बहुत हैं। आप एक तो देखें कि विद्युत देखें, 2000 मेगावाट तो सिर्फ ललितपुर में लाइट बन रही, 1000 से ऊपर पारीछा में सोलर प्लांट लग गए। हमारे राजघाट, माता टीला, तमाम डैम देखें जो अपने विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। हमारे यहाँ खनिज संपदा आप देखें, सिर्फ ललितपुर जिले की अगर बात करें, रॉक फास्फेट, डायस्फोर्ट, पैराफिलाइट, यूरेनियम, तांबा, जस्ता, जिंक, सोना, पता नहीं स्लैब स्टोन, ग्रेनाइट, कितना मिनरल्स है जो हम लोगों को बहुत बड़ी रॉयल्टी देता है। अभी आप देखें कि हमारे यहाँ यूरेनियम की भी बहुत बड़ी खदान, हमारे यहाँ जड़ी बूटी बहुत है। आज मूसली हमारे यहाँ बहुत होती, बीड़ी पत्ता, तेंदू पत्ता, पान पत्ता जो पाकिस्तान जाता था, ऐसा हमारे यहाँ बहुत भी संभावना है। बेहतर जमीन है, बेहतर आकाश है। और लेकिन यहाँ बुंदेलखंड बनने के बाद 10 साल में आप देखेंगे ये पंजाब, हरियाणा और केरल की तरह समृद्ध प्रांत बन जाएगा और ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। आपने कहा है कि गरीबी को लेकर आपने आंदोलन किया, यहाँ पानी की कमी रही उसको लेकर आपने आंदोलन किया, लेकिन कहाँ जब भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार है, विकास के दावे करती है, उसके बावजूद आपको उस परिस्थिति और आज की परिस्थिति में क्या लगता है, क्या कुछ बदला है या फिर अभी भी आवश्यकता है कि बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए और जो समस्याएं रही है वो केवल बुंदेलखंड राज्य बनने से ही दूर हो सके? देखिए, बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद भी होंगी। देखिए, बोली के आधारों पर प्रांत का गठन हुआ था। जैसे महाराष्ट्र की बोली गई, महाराष्ट्र बना, बिहारी बोली गई, बिहार बना, गुजराती बोली गई। ऐसे आप देखें सब प्रांत बोली के आधार पर बुंदेलखंड बोली जाती, बुंदेलखंड बनी। जो आपने कहा कि यहाँ कुछ बदला है, बदला ये है और स्थिति बद से बदतर होने लगी है। आप देखें अन्य प्रांतों को देखें या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों को देखें, अपने यहाँ गूल बनाई गई।
जब पूरे प्रांत में गूल बन गई तब गूल बनाएंगे, उसके बाद भी वो योजना फेल हो गई। आपको बताएं कि हैंडपंप भी हमारे बुंदेलखंड में तब आए जब उत्तर प्रदेश के अन्य भूभाग में लग गया, उसके बाद ये स्कीम आई थी कुछ साल पहले। आज भी कई क्षेत्र प्यासे हैं, जो पानी की योजनाएं आ रही। इस बार अपने यहाँ 15 डैम है, ललितपुर में पानी की कमी नहीं है, लेकिन आप फिर भी देखें कि पानी को इस बार जितनी तराई हुई तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ अधिकारियों की, नेताओं की मनोदशा वो नहीं है कि वो हम लोगों के उत्थान और विकास के लिए कार्य करें। इसलिए ये कहना तो गलत ही है कि इन लोगों ने कुछ बदला है, बदला नहीं है और खराब स्थिति की है। आप 31 साल हो गए हैं इस आंदोलन को लेकर, लेकिन क्या कहेंगे, इतनी पार्टी आई चली गई, किस पार्टी का आपके लिए सपोर्ट रहा? कौन सी सहयोगी पार्टी रही जो बुंदेलखंड राज बनाने की बात करती हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने विधानसभा में पृथक बुंदेलखंड का प्रस्ताव पास किया था। तो हम लोगों को उम्मीद जगी थी कि उन्होंने एक बात उठाई। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पास कराया था। अच्छा, दूसरा हम लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की समर्थक है। उनके कार्यकाल में 3 प्रांत बनाए गए, उत्तराखंड भी बना, छत्तीसगढ़ भी बना, झारखंड बना। तो हम लोगों को लगता था कि ये छोटे राज्य की पक्षधर है, लेकिन वो और उनके नेताओं ने वादे भी किए, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। तो हम लोगों का तो जो प्रदेश और केंद्र में है उनसे मांग है कि हम लोगों का प्रांत बनाया जाए। हम लोग खिलाफ नहीं। आज अगर ये प्रांत बनाते हैं तो हम लोग उनके नेताओं को मिठाइयाँ खिलाएंगे और उनको फूल माला पहनाएंगे, उनके जय जयकार के नारे लगाएंगे। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य तो पृथक बुंदेलखंड है। जो पार्टी बनाएगी बुंदेलखंड, हम उनको सराखों पर बैठाएंगे। केंद्र सरकार से भी कई जुड़े हैं, रघु ठाकुर हैं, और जैसे आप देखेंगे राजा बुंदेला हैं, ये भी बुंदेलखंड प्रांत को लेकर संघर्षरत हैं। क्या है केंद्र सरकार से इनकी क्या बातचीत होती है क्या इस मुद्दे को लेकर? या अब जब केंद्र में भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा है, तो इसके लिए इन लोगों के कोई प्रयास हैं? नहीं, प्रयास तो मैं राजा बुंदेला ने 10 साल पहले किए थे। इसके बाद अभी इन्होंने एक पद यात्रा की, बीच में वो लोग शांत हो गए। उनको वो बुंदेलखंड उसका विकास बोर्ड का बना दिया गया था। तो होता क्या है कि ये लोग शांत पड़ जाते हैं। हम लोग निरंतर कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी एक मीडिया का चेहरा तो है। अगर ये कोई दिल्ली से बात कहते हैं तो संपूर्ण हिंदुस्तान में जाती है। रघु ठाकुर जी ने बुंदेलखंड के विकास की बात तो की, कभी बुंदेलखंड प्रांत की बात नहीं की। हमने उनसे कई बार कहा कि आप जैसा चेहरा अगर बुंदेलखंड राज की बात करेगा तो ऊपर तक के नेता, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री तक बात पहुंचेगी, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड राज की बात कभी नहीं की। टिट्टू जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप देख रहे होंगे कि जो युवा वर्ग है वो सोशल एक्टिविटियों में और मोबाइल वगैरह इस प्रक्रिया अपने लक्ष्य से भटकता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, युवा जो है, जब कहते हैं युवा ही शक्ति होती है देश की, कर्णधाता है, निर्माता है। ये अभी युवा जो होते हैं ये गीली मिट्टी होते हैं, जैसी सेब दो उस सेब में ढल जाते हैं। तो ये जो मोबाइल आ रहा है हाथ में, इसके सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हैं। ये आपके ऊपर है कि आप 2 रात के बीच में एक दिन देख रहे हैं कि 2 दिन के बीच में एक रात देख रहे हैं। आपको 2 रात के बीच में एक दिन देखनी चाहिए। गिलास आधा भरा है, खाली है। तो युवा को हमेशा ये देखना चाहिए कि आधा हवा से भरा है और आधा पानी से भरा है। इसको खाली हिस्सा नहीं देखना चाहिए। देखिए, और हम लोगों ने तो अभी गोष्ठी की थी और उसमें हम लोगों ने यही मुद्दा बनाया था कि युवा इतना तेजी से आत्महत्या कर रहा है। पिछले डीएम साहब से मिलने गए तो उन्होंने चिंता जाहिर की कि यहाँ का युवा बड़ा तेजी से मर रहा है, और एसपी साहब ने भी इस बात को किया। तो हम लोगों ने एक गोष्ठी भी रखी कि युवा अपने ध्येय से भटक रहा है, महत्वाकांक्षी नहीं बने। मैं आपको बताऊं, अभाव में जो पलता है ना, आप जितने आईएएस देखें, आईपीएस देखें, वो सब कोई भरे पेट वाला नहीं बना। जो अभाव में पले हैं, जो गरीबी में पले हैं, वो आईएएस आईपीएस बने हैं। और देखो, एक होता पैरासूट, एक होता है ग्रास रूट। जो भरे पेट वाला व्यक्ति है वो तो ऊपर से नीचे आएगा, वो पैरासूट है, और एक ग्रास रूट मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। तो हम ये चाहते युवा से, अगर अभाव है, आपके घर में कुछ स्थितियां ऐसी नहीं है कि आप शिक्षा उतनी नहीं पा रहे, लेकिन आप प्रयास करें, कोशिश करें, आप अपनी निरंतरता बनाए रखें, तो आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और आप जहां जाना चाहते हैं उस मुकाम को हासिल करेंगे। कहते हैं लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है।
सोने पर जितनी ताप लगे वह उतना प्रबल निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों को आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। जो पानी से नहाते वो कपड़े बदलते और जो पसीने से नहाते वो इतिहास बदलते। इसलिए युवा अपने आप को कैसी भी परिस्थितियों में आप देखें, क्या गावस्कर का लड़का आप बताएं क्रिकेटर बन पाया? क्या तेंदुलकर का लड़का क्रिकेटर बन पाया? नहीं बन पाई है। इन्हें कितनी कोशिश की गई, प्रयास किए गए, वो नहीं पहुंच पाए वहां। लेकिन आप देखें आज हम उसका इतिहास के बारे में आ रहा था, हमारे हिंदुस्तान के जो अभी कप्तान बना है कि बहुत छोटे परिवार में, देहात में, गांव में से उनके पिताजी लेके आए, 3 साल से बच्चे को क्रिकेट के उसमें ले गए और आज आप देखें हिंदुस्तान के कप्तान बना है, क्या नाम, शुभम गिल। तो आप कोशिश और प्रयास करें, यूथ अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें और पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, मुकद्दर के पन्ने उनके कभी कोरे नहीं रहते। इसलिए प्रयास और कोशिश करें, निरंतरता बनाए रखें, आप गंतव्य पे पहुंचेंगे। यूथ नशे की तरफ बहुत मुड़ रहा, यूथ ये सूखा नशा कर रहा, शराब पी रहा, जिससे वो अपने परिवार का विनाश तो हो ही रहा, एक्सीडेंट में दुर्घटनाएं वगैरह बहुत हो रही हैं जिससे लोग मर भी रहे हैं बहुत। तो ये नशे से, प्रवृत्ति से दूर रहे, ये किसी का भला नहीं करती, ये परिवार को खा जाती, दीमक की तरह ये आपके वंश को भी खत्म कर देती है। और युवा अवस्था में ही लोग काल के मुंह में चले जाते, इसलिए नशे से अपने आप को दूर रहें। और ये जो सट्टा चल रहा है, मैं आपको बताऊं इतने साल से हम लोगों ने भी देखा अभी कि सट्टे में जो ऑनलाइन सट्टा चल रहा, मोबाइल पे चल रहा, क्रिकेट में चल रहा, इसमें कभी कोई नहीं जीतता है। आपका एक घर रहता है, 9 घर उनके होते हैं। हर हाल में आप 6 महीने जीत सकते हैं, 1 साल तक जीत सकते हैं, लास्ट में हमने देखा कि जीतते वही हैं, आप हारते हैं। इसलिए इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखें। आप देख रहे होंगे कि जो युवा वर्ग है छोटी छोटी बातों को लेकर आत्महत्याओं पर उतर आ रहा है, आत्महत्या कर लिया। इसके लिए भी कुछ आप देखिए, हमारे बीच में अभी बैठे हैं संजय बुंदेला जी, ये बैठे हैं। 3 दिन पहले इन्होंने अपने बच्चे को जरा सा डांट दिया और इनका बच्चा घर से 3 दिन पहले भाग गया। इनका फोन आया कि हमारा बच्चा घर से भाग गया, चिट्ठी लिख के चला गया और यार पूरे घर में हमारी पत्नी कह रही हम आत्महत्या कर लेंगे और बच्चा चला गया। हम लोगों ने GRP गए, कोशिश की और उसमें उसका ट्रेन में बैठते हुए, सीढ़ी पे चढ़ते हुए उसकी वीडियोग्राफ दिखी। आखिरकार चलो इनका बच्चा तो आ गया, ग्वालियर में उस बच्चे को उतार लिया गया। ये 3 दिन पुरानी घटना है। बच्चों को आजकल हम कहना चाहते कि जरा सी डांट से आप लोग सोचते हैं कि हमारे पिता ने जरा सा डांट दिया, अरे वो आपको सुधारना चाहते, वो आपका भविष्य देखना चाहते। देखो एक बात बता दें हम आपको, बाप जो होता है ना, कैसे वो ट्रेन में जो चने बेच रहे, जो मूंगफली बेच रहे, चलती ट्रेन में चढ़ते उतरते, वो कितना प्रयास अपने बच्चों के लिए अपनी जान हथेली पे रख के करते हैं। बच्चों से कहना चाहते ये कभी कोशिश नहीं करें ऐसा। देखें, माँ बच्चे को हमेशा उठाती है तो यहाँ बिठाती है और माँ चाहती हमारा बच्चा वहां तक देखे कि जहां तक मैं देख रही हूँ। बाप चाहता है बच्चे को हमेशा देखना, यहाँ नहीं बिठा के कंधे पे बिठाता है। और बाप की ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा वहां तक देखे जहां मैं नहीं देख पाया हूं। तो ये ख्वाब रहते हैं बाप के बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। तो इस बात को समझें, कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाएं कि जिससे परिवार शर्मिंदगी हो और जिंदगी भर आपके दुख में वो बिलखता और रोता रहे। अब हमारे आज के बुंदेलखंड में है हरदयाल सिंह लोधी एडवोकेट जी, जो कि आदिवासी संघर्ष समिति के संरक्षक है। सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, कब आपको लगा कि हमें आदिवासियों के लिए काम करना चाहिए? पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आज के बुंदेलखंड के चैनल के सभी चैनलकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामना देता हूं और 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में और विश्व आदिवासी दिवस के रूप में सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको बताऊं, सन 1990 में हमारे गुरु कहें, मित्र कहें, श्री मुरारीलाल जैन एडवोकेट के हम लोग उसमें आए संरक्षण में। तो उन लोगों ने उनके साथ गांव-गांव जाकर गए हम लोग, तो वहाँ देखा कि जो आदिवासी शहरिया समाज है वो शोषित और वंचित है। तो हम लोगों ने 4 साल पहले हम लोग घूमे प्रत्येक गांव में,
फिर सन 1995 में प्रथम ललितपुर जिले में जिला पंचायत का गठन हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ। उसमें हम लोगों ने रणनीति बनाई कि हम इन लोगों को अगर ऊपर बढ़ाना है, सामाजिक स्तर इन लोगों का बढ़ाना है, इन्हें चुनाव में ज़रूर लड़ाना है। तो 1995 के चुनाव में हम लोगों ने ज़िले में, क्योंकि उस समय ये SC में आते थे, अनुसूचित जाति में आते थे, तो अनुसूचित जाति में कई जातियां थी, उसमें आदिवासी लोग थे। तो हम लोगों ने कई सीटों पर लड़ाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर 1995 के बाद हम लोगों की तय हुई कि अगर इनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये अशिक्षित बेरोज़गार हैं, इन्हें मजदूरी करते हैं तो मजदूरी मिलती नहीं है, और गांव के बड़े बड़े ज़मींदार सामंतशाही लोग इनका शोषण करते हैं। तो हम लोगों ने फिर सरकार से मांग की कि इन्हें SC में न रख के ST में कर दिया जाए, अनुसूचित जाति में ना करके अनुसूचित जनजाति में लिया जाए इनका। तो हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी। तो हम लोगों ने सर्वे कराया, गांव-गांव गए, वहाँ देखा कि इनकी संख्या बहुत तायत है। लिखा पढ़ी की पंचायत राज अधिकारी को यहाँ दिया, पंचायत राज मंत्री को दिया ज्ञापन। वहाँ से उनने फिर 2000 में सर्वे कराई। 5 साल हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। सन 2000 में एक आदेश आया कि ये ST में हो सकते हैं, और कई बार जो भी योजनाएं आती थी शहरी आदिवासी समाज के लिए, वो SC के लोग अपना प्रभुत्व जमा के ले लेते, जो लोग उन योजनाओं से वंचित रहते थे, इन्हें उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। जैसे राशन कार्ड है, आवास है, कई ऐसी योजनाएं थी, शिक्षा में, नौकरी में भी इन लोग जो लोग आरक्षण SC का था, तो ये चूँकि अशिक्षित थे, और SC के लोग जो शिक्षित थे, जो शिक्षित रहेगा वो पाएगा, तो इन लोगों को ना तो नौकरी मिलती थी, ना जो चुनाव लड़ पाते, ना जनप्रतिनिधि बन पाते थे। हम लोग लड़ते रहे। सन 2005 में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट ले गए इसको कि पंचायत चुनाव में इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तब कहीं जाके इन्हें शहरी आदिवासियों को ST का आरक्षण भी मिला, और इनका ST का प्रमाण पत्र भी बना, जाति प्रमाण पत्र। जब वहीं पर बात की जाए उस समय की और इस समय आदिवासियों के रहन सहन की, तो क्या आपको अंतर नजर आया दोनों के बीच? नहीं, जब से स्तर बढ़ा है, अच्छा मतलब सामाजिक स्तर भी बढ़ा और वैसे शिक्षित भी हुए हैं। हम लोगों ने शिक्षा के मामले में फिर लड़ाई लड़ी कि जहाँ शहरी जाति की बस्ती है वहाँ स्कूल होना चाहिए प्राइमरी स्तर पर। तो सरकार द्वारा कई गाँव में, शहरिया मोहल्लाओं में स्कूल खोले गए, जिसमें अभी शहरिया लोगों के, आदिवासी लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और वहीं पर बात करें शिक्षा की, आपने कहा कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, क्या उन सभी को क्या नौकरी मिली है, क्या कि नहीं मिली, क्या नहीं, क्या है कि अभी हमारे यहाँ जो सरकारें रहती हैं, उस सरकार के जो नुमाइंदे रहते हैं, उस सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी रहते हैं, वो सरकारी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट के द्वारा योजना तो बनती है लेकिन धरातल पर नहीं पहुँचती, ये कहना है? हाँ, बिल्कुल यही कहना है कि धरातल पर नहीं पहुँचती है, ना ही उन तक सूचनाएं पहुँचती, क्योंकि वो अशिक्षित हैं, शहर से जुड़े नहीं हैं। जो शहर से जुड़ा है वो उसका लाभ लेता है, जो शहर से नहीं जुड़ा है, गाँव से है, तो वो वंचित रहता है, तो वो जहाँ का तहाँ है। वहीं पर बात करें शहरियों की, शहरिया पूरे भारतवर्ष में फैले हुए रहते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की बात करें, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर है। वहीं पर आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी जो कि दूर दराज मरावड़ा, लखनदेई, पापड़ में है, क्या आप वहाँ पर विचरण करने के लिए गए तो आपने क्या देखा, कैसी स्थिति है रहन सहन से लेकर वहाँ के उनके व्यवसाय? विकास भाई, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि आदिवासी है भारत का मूल निवासी है, जो उसमें है उसको आदिवासी को भारत का मूल निवासी इतिहास में बताते हैं। तो मैं जो जंगलों में रहते आए हैं, और पूरे भारत देश में हर प्रदेश में आदिवासी हैं, कुछ प्रदेश में कम है, कुछ प्रदेश में बहुतायत हैं। जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, काफ़ी आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत काफ़ी है। तो मध्य प्रदेश में तो
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं आदिवासी के लिए, आदिवासी कल्याण योजना है या आदिवासी कई योजनाएं हैं, उनने तो मतलब चालू कर दी हैं जो वर्तमान में वहाँ लागू भी है। और वो आदिवासी कल्याण बोर्ड है, जबकि अपने यूपी में कुछ नहीं बनाया है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड में तो आदिवासियों का एक बोर्ड ही बना दिया है जो वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पे तो काफ़ी, लेकिन अपने यूपी में, और यूपी में जिला ललितपुर में तो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो वहीं पर बात की जाए कि आदिवासियों की संख्या की, तो ललितपुर में कितने आदिवासी जो कि निवास कर रहे हैं? आदिवासियों की जनसंख्या में हम लोगों ने सर्वे कराया तो करीब 1 लाख के आसपास है, और 60,000 के आसपास वो मतदाता भी है। अच्छा, वहीं पर सरकारी योजना आती है और सरकार के द्वारा यह भी निश्चित किया गया था कि जहां पर शहरिया लोग रह रहे हैं उसी स्थान पर चौपाल लगाई जाए और शहरियों को योजनाओं का लाभ दिया जाए। क्या यह योजना ललितपुर के धरातल पर है कि नहीं? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, विस्तार से बताना चाहता हूँ थोड़ा। सन 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा एक्ट पास किया गया कि सन 2006 वन अधिकार अधिनियम, कि जो पूरे देश में आदिवासी लोग हैं उन आदिवासियों को जंगल जमीन का हिस्सा दिया जाए। तो सन 2006 के उस एक्ट में स्पष्ट है कि जो आदिवासी शहरिया जंगल में रहता है, खेती करता है, वहाँ पर रह रहा है, तो उसके लिए वहीं सेटल्ड किया जाए और उन्हें वन अधिकार के पट्टे दिए जाएं। और अगर वहाँ वन जमीन खेती योग्य नहीं है तो उन्हें अदना पैदावार के पट्टे दिए जाएं, जिसमें वो तेंदुपत्ती, फल फ्रूट, महुआ, गुली, जो भी जंगल में फल लेने लायक पेड़ पौधे हैं उनका वो उपयोग कर सके। इवन यहाँ तक लिखा है कि अगर वहाँ खनिज है जहाँ आदिवासी रह रहे हैं तो वो उसको खनिज के भी पट्टे दिए जाएं। सिर्फ बॉन्डेड है कि वो वहाँ ट्रैक्टर ट्राली लेके नहीं जाएगा, बैलगाड़ी से वो पत्थर निकाल के वो बेच सकता है। और तेंदुपत्ती वन अधिकार, और अपने यूपी में जो वन विभाग द्वारा वन निगम बनाया गया जो सिर्फ स्पेशली था कि उनको शहरियों के लिए आवंटित किया जाएगा, उन्हें दुकानें दी जाएंगी, वो वन का वो जो वन में अदना पैदावार, तेंदुपत्ता, जड़ी बूटी जो भी है वो वहाँ से खरीदेंगे और वही बाज़ार में आके बेचेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश ठीक ठाक, ललितपुर जिले में बिल्कुल ध्वस्त व्यवस्था है। उनने कोई यहाँ पर ना तो कोई दुकान खोली है, जो दुकान खोली भी है तो वो बड़े लोगों को दिए हैं जो जड़ी बूटी खरीद के और शहरिया आदिवासियों के उनका शोषण कर रहे हैं और कम मूल्य में लेके वो उसमें ज़बरदस्त बड़ा व्यापार कर रहे हैं। हरीश कपूर टीटू जी एक इतना बड़ा नाम, और हम हरीश कपूर टीटू जी से जानना चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़े आंदोलनकर्ता के रूप में ललितपुर में अपनी पहचान बना के रखे हुए हैं और उन्होंने कई ऐसे आंदोलन खड़े हुए हैं जहां तक हमने उनको देखा है। एक बार की आपको बात बताएं, सीएमओ ऑफिस में कुछ गलत लेन देन का मसला उठा था, उसके संबंध में इन्होंने अपनी टीम और अपनी सेना के साथ सीएमओ का घेराव किया था। लेकिन आज हमारे चैनल को ऐसा लगता है, जो इनका सर्वे किया गया, कि कहीं ना कहीं हरीश कपूर टीटू जी आज बर्थडे के केक, आज अलग अलग जगहों पर घूमते हुए पाए जा रहे हैं, आज चकाचक के चक्कर में पाए जा रहे हैं। तो ये एक ज्वलंत क्वेश्चन है, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि इसका वो जवाब अवश्य दें। हरीश कपूर टीटू जी जी, आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा। क्या हुआ मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में सब जगह बाजार पूरे बंद हो गए थे। हम लोग डैम के नीचे ओशो फॉरेस्ट में इकट्ठे होते थे। हम लोगों की टीम बहुत है तो हम लोग ऐसे तकरीबन 150 और 200 लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। तो वहाँ पे किसी ना किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता था, तो ये तय हुआ कि जन्मदिन जिसका भी हो उसका जन्मदिन हम भव्यता से हम लोग मनाएंगे। उस समय सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों की बंद थी, तो वो हम लोग वहाँ एक्टिविटीज करके हम लोग किसी ना किसी व्यक्ति का रोज हर दूसरे दिन जन्मदिन पड़ता था। तो जन्मदिन होगा, वहाँ खाने के इंतजाम भी होता था। लेकिन मैं आपको बताऊं,
हम लोग जन्मदिन में भी, जन्मदिन की रील तो डलती है 1 मिनट की, उसमें भी हम लोग अपने उद्देश्य की बात करते हैं, हम लोग उससे भी अपने आप लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। हम लोग चाहते कि यार ये भी उत्सव हो। अभी बात हुई, हम लोग घूमने भी जाते, आपने कहा हमारे घूमना स्वभाव है। आप विश्वास करें, हम लोग जंगलों में, पहाड़ों पे, इस तरह के स्थानों पे जब जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग गए नरसिंह भगवान का मंदिर देखने गए, तो वहां देखा उनकी पूरी मूर्ति जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और वहां से जो पानी चूरा, और जबकि बहुत खूबसूरत मूर्ति है, तकरीबन 100 फुट की मूर्ति है, और जो पहाड़ में कुरेद के बनाई गई, तो हमने कहा ये मूर्ति खराब हो जाएगी। हम लोग अगले दिन डीएम साहब के पास आए, डीएम साहब से हम लोगों ने कहा कि साहब वो मूर्ति खराब हुई। उन्होंने पुरातत्व वालों को वहीं बुलाया, उसके बाद उस पर एक स्लैब डलवाया। अगर आप जाके देखें तो वो मुश्किल से 2 या 3 लाख का एस्टीमेट बन के स्लैब डला। तो ये कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने की फोटो कई लोग डाल देते हैं, हम तो बहुत कम फोटो डालते हैं, लेकिन वो लोगों का उद्देश्य जो है, हमारी निगाह जो देखती है, जिस गांव गए वहां रोड नहीं डली, तो वहां के प्रधान से बात की, उन्होंने कहा कई जगह है, उन्होंने कहा साहब यहाँ हम लोग मंदिर है, हैंडपंप नहीं लगा हुआ, तो हम लोग यहाँ नलकूप वालों से बात करेंगे, जल संस्थान वालों से बात करके वहां की काम कराएंगे। और आपने जो कहा हम इस पे और गौर करेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दो, समापन कर दो। मैं बुंदेलखंड विकास सेना के प्रमुख हरीश कपूर टीटू जी से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में संगठन के क्या उद्देश्य है और क्या संरचना है जिस पर वो अभी काम कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान में मेन उद्देश्य तो 100 समस्याओं का एक निदान, वो है बुंदेलखंड प्रांत। उसके साथ साथ हम लोग जन समस्याएं, जब पता चलता है कि पानी, बिजली, स्वास्थ्य, रोड संबंधी, जिस समय इस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया है कि स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं जीनियस कंपनी के द्वारा, तो हम लोगों ने 25 तारीख को हम लोग बाजार बंद भी करा रहे हैं इसके लिए, और ये एक वृहद आंदोलन छेड़ रहे हैं कि ये हम लोगों के बुंदेलखंड के लिए अब साबित होगा, हम लोग मीटर बिजली के बिल के लिए नहीं कमा पाएंगे। तो ये समस्याएं जो सामने आती रहती हैं, ज्वलंत समस्याएं, उन समस्याओं को भी हम लोग समय समय पर उठाते रहते हैं। जैसे हम लोगों ने आपको बताएं, तालाब के लिए 59 दिन आंदोलन किया था, और उसके बाद मंत्री जी हम लोगों को उठाने आए थे, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था, प्रदीप जैन आदि जब विधायक थे तब क्वेश्चन उठाया था, और 5 करोड़ रुपया जब सैंक्शन हुआ तब लोगों ने धरना खत्म किया। तो ऐसे समय समय पे जो आती है, जैसे कि फ्लाईओवर जो ब्रिज बनाया रेलवे क्रॉसिंग का, जाम लगता था, बड़ी समस्या होती थी, 60-70 गांव उस तरफ पड़ते हैं, आबादी पड़ती है, तो इसके लिए तकरीबन 50 बार तो हम लोगों ने DRM GMI ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया, 2500 बार धरना प्रदर्शन, 10-10 दिन हम लोग लगातार। उसके बाद क्या होता है, कई समस्याएं मांगते आज हैं, मिलती 2 साल बाद है, लेकिन निरंतरता बनी रहती है कि हम लोगों ने देखा है कि 2 साल देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तब देश आज़ाद हुआ। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि आज मांग करी है तो 2 साल बाद हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो निरंतर ऐसी जो ज्वलन समस्या आती है उनको हम लोग उठा भी लेते हैं तत्काल। टीटू जी को नहीं लगता है कि हमारे बुंदेलखंड में 13 जिले आते हैं और केवल ललितपुर जिले में अगर उनका संगठन प्रयास करेगा तो क्या बुंदेलखंड प्रांत बन पाएगा? जी नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं आपको बताऊं, जो हम लोगों के जिले आते हैं उन जिलों में सब जगह हम लोगों ने गठन किया है। आपको बताएं कि अब जो दौर चल रहा है, अब आंदोलन को दबाने की पार्टी को क्या लगता है, सत्ता पक्ष को, कि ये हमारे खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, जबकि हम लोग मूलभूत समस्याओं के लिए, पृथक बुंदेलखंड के लिए बात उठाते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं रहता, हम लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि जनता को राहत मिले। अभी हम लोगों को बुला के 10 उंगलियों के हम लोगों के निशान ले लिए गए LIO में, हम लोगों की तमाम बैंक खातों को, आपकी बहन कहाँ है, जीजा क्या करते, तमाम तरीके से, ऐसा नहीं, हम लोगों को सब चीज़ों से टॉर्चर भी किया जाता है और इस तरह आंदोलन को दबाने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन हम लोग हिम्मती हैं, हम लोग जानते हैं 100 डंडी 1 बुंदेलखंडी, हम लोग 100 पे भारी पड़ने वाले लोग हैं। परिस्थितियों की मार ऐसी पड़ी कि बुंदेलखंड का आदमी थोड़ा सा 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। जो 13 जिले हैं उन जिलों में बुंदेलखंड विकास सेना का गठन है, लेकिन वहां उस गति से जैसे हम लोग यहाँ आंदोलन करते हैं वैसा उस सक्रियता उतनी नहीं है। लेकिन वहाँ अन्य संगठन हैं, जैसे बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा ये है, हम सब लोग आपस में मिलकर एक रणनीति तय हो रही है कि एक साथ 13 जिलों को बंद कराया जाए और इसके बाद इसको लड़ाई और तेज की जाए। एक बार ऐसी कहानी सुनने में आती है हम लोगों को कि
आपके बहुत सारे बुंदेलखंड विकास सेना के कार्यकर्ता, इनकी गिनती कई सौ में थी, उन्होंने अपने अपने सिर भी मुड़वा लिए थे। ये बात हमारा चैनल जानना चाहेगा कि आपने इतना बड़ा कदम और इतनी बड़ी रणनीति कैसे बनाई? जी, हम लोग ललितपुर से गए थे लखनऊ, 50 सैन नाई हम लोग अपने साथ लेके गए थे और हम लोगों ने 2 बोगियां रिजर्व कराई थी सब लड़कों, और उसमें हम लोग पूरी ट्रेन में ऐसे 1300 के करीब लोग पहुंचे थे। और जो लखनऊ में बुंदेलखंड के रहते हैं वो लोग भी वहां आए थे, तो हम लोगों को गोमती किनारे ले गए थे वहां से बड़ा पुलिस बल के द्वारा। वहां हम लोगों ने, बहुत ठंड थी, उसमें हम लोगों ने 1300 लोगों ने मुंडन कराया था, जो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जो कि हम लोगों का वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में भी नाम आना चाहिए कि किसी आंदोलन के लिए 1300 लोगों ने मुंडन कराया। और हम लोगों में हिम्मत और हौसला है इस बात का कि अभी हम लोग फिर, ये आप सोचो, अभी तो मुंडन कराया, इसके बाद हम लोग और कुछ भी कराने लोग तैयार थे। तो इसलिए ये हिम्मत और साहस आप लोगों के जो सहयोग मिलता है उससे विल पावर बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे आज हरीश कपूर टीटू अपने आप को 2025 में कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, हम लोगों को तो बड़ा स्नेह और प्यार मिलता है। हम लोग अगर किसी दिन आपका चैनल, हम लोग जब सुबह घर से निकलें तब हम लोगों के साथ चले तो पता चले कि हम लोगों की कार्यशैली क्या है। हम देखें, आपको बताएं, 5000 यूनिट के करीब हम लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और जो जो चीज़ों के लिए लोग न्यूज़ और अखबारों में देते हैं उन चीज़ों को तो हम लोग नज़रअंदाज भी कर देते कि ये चीज़ें नहीं। हम लोग रोज़ किसी ना किसी का ऑपरेशन कराना, ये करना, डॉक्टर के पास जाना, कलेक्टर के पास जाना, डीएम साहब से मिलना, एसपी साहब से मिलना, तमाम लोगों के काम कराना। कोई असहाय है, कोई बीमार है, कोई अशिक्षित है और लगता है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में आ सकता, तो उसके पढ़ाई के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। तो ऐसे बहुत से भी हैं जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, और इन सब का प्यार मिलता है जो हम लोगों को हौसला बढ़ाता है, हिम्मत बढ़ाता है, जिससे हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं। टीटू जी, पहले आज से 10 साल पहले जब 2015 में आपको देखते थे, उस समय आपकी ड्रेस कोड थी, वो आज भी है जी, जो आप चैनल पे दिख रही है। जी जी। लेकिन जो कार्यकर्ताओं में वो पहले वाली जो आग थी, हमें लगता है कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि एक तो नई आपकी जो विकास सेना में लोग भी पहले की तरह कम जुड़ रहे हैं, जहां तक हमारा चैनल ने इसका आकलन किया। जी जी। और हम लोग चाहते हैं कि अगर आपकी बुंदेलखंड विकास सेना, हम लोग का पूरा प्रयास है कि आप आगे रहें, क्योंकि जनहित में कोई भी व्यक्ति मुद्दा उठाएगा उसे आगे आना चाहिए। तो वो हम लोगों को अभी कम दिखाई दे रही है, इसकी कोई ठोस वजह या कोई कारण? देखिए, मैं आपको बताऊं, अब 2 वक्त की रोटी में आदमियों को इतना फंसा दिया है कि अब पहले जो आप जाएं, गांव-गांव में जाएं, अब ट्रैक्टर या बस लगा दें, पूरा गांव आने तैयार रहता था। अब आदमियों को इकट्ठा करने में, वो कोई दुकान पे काम कर रहा, इतनी जरूरतें बढ़ गई बच्चों की पढ़ाई शिक्षा की, वो कहीं ना कहीं व्यस्त हो गया। इस वजह से जुड़े तो उतने ही हैं। आज भी हम अभी कार्यक्रम खत्म करके आए तो 5 लोग आए थे जो बुंदेलखंड विकास सेना के सदस्य बने। आज सदस्य उतने ही हैं, लेकिन वो समय उतना नहीं दे पाती जैसे पहले व्यक्ति समय देता था। पहले आप देखें, सुबह धरना प्रारंभ होता था, हम लोग करते थे, और शाम तक धरना चलता था। और हम लोग मतलब क्रमिक धरना भी, अनिश्चितकालीन धरना भी करते थे, तो लोगों की संख्या बहुत होती थी। अब लोग आते हैं, भाई साहब दुकान से हम आधा घंटे की बोल के आए हैं, आधा घंटा का समय निकाल रहे हैं। आदमी की व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, अब इस वजह से लगता है कि उतना समय नहीं दे पाते। अब धरना भी 2 घंटे का हो गया, 10 बजे देते हैं, 12 बजे खत्म कर जाते हैं। पहले चलता था शाम को 5 और 6 बजे तक धरना। लोगों की व्यस्तता की वजह से ये लग रहा, और आपने कहा है इस बात को भी हम सुधारेंगे। देखिए, इतवार को हम लोग धरना देते थे, और आज नहीं, पिछले 31 साल से आज तक एक भी इतवार गैप नहीं हुआ। और सप्ताह में 1 या 2 हम ज्ञापन देते हैं, वो भी आज भी निरंतर देते हैं। जो संख्या बल रहती थी वो संख्या बल उससे पहले से ज्यादा रहती है। अब थोड़ा सा कवरेज भी उतना ज्यादा हम लोगों को नहीं मिलता जैसे कवरेज मिलना चाहिए था। कुछ अखबार आज भी हम लोगों को बहुत कवरेज देते हैं, उनको साधुवाद बहुत बहुत। अब आपने एक शुरुआत की है, जनता के बीच में जाएंगे हम फिर से, और जो आप हमसे चाहते हो, अपेक्षा करते हो, उस पर हम खरे उतरेंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि बुंदेलखंड में ललितपुर सबसे निचले पायदान पे जी। आप जैसे प्रखर वक्ता अगर आगे नहीं आएंगे तो आज की युवा पीढ़ी, जैसे भी आप देख रहे हैं, नशा और पूरी तरीके से
मोबाइल टेक्नोलॉजी में डूब चुकी है, जिसमें आप देख रहे हैं क्रिकेट मैच का सट्टा हो या बहुत सारी चीजें हो। तो हम लोगों की पर्सनल ये दिली ख्वाहिश है कि आप जैसे वक्ता समाज में पहले की तरह रहें। और एक बार की कहानी और याद आती है कि आपकी जो बुंदेलखंड विकास सेना है, हमारी माननीय सांसद महोदया थी उमा भारती जी, उनकी गाड़ी के आगे भी आप लोग लेट गए थे। वो किस्सा अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, हम लोगों को लगता था, उमा जी ने कहा था 3 साल में बुंदेलखंड प्रांत बनाएंगे। हम लोगों के स्टेशन पे उमा भारती जी उद्घाटन करने आई थी, तो हम लोग उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। और हम लोग जब वहाँ लेटे तो उमा जी उतर के आई। हम लोगों ने उमा जी से इस बात का जिक्र किया कि आपने कहा था 3 साल में बुंदेलखंड बना देंगे, तो उन्होंने कहा भी 3 महीने तो बकाया है, इनमें बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा, हम लोगों ने पुल की मांग की थी कि हम लोगों का फ्लाईओवर बनाया जाए, तो उन 2 मांगों में हम लोगों ने रखी। तो पुल के लिए तो उन्होंने केंद्र से अपना पैसा प्रस्तावित करा दिया था, और प्रांत के लिए वो आगे नहीं बढ़ी, इसलिए वो प्रांत थोड़ा सा हम लोगों का तो हम लोगों को लगा कि एक साध्वी भी झूठ बोल सकती है। और उन्होंने चुनाव में भी सब जगह घूम के, बुंदेलखंड में ललितपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ी थी, झांसी ललितपुर, तो उन्होंने हर जगह कहा कि हम बुंदेलखंड राज बनाएंगे, आप हमें जिताएं 3 साल में। लेकिन उन्होंने कभी मंत्रिमंडल में भी इस बात का जिक्र नहीं किया। बात करें तो वन विभाग का क्या रोल है आदिवासियों के प्रति, कि आदिवासियों को पट्टे के तौर पर और साथ साथ में कौन कौन सी योजना वन विभाग को देनी चाहिए, और जो धरातल पर मिल रही है और जो नहीं मिल रही। वन विभाग द्वारा जो भी उत्तर प्रदेश सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आदिवासियों के प्रति या उनके अच्छे के लिए जो भी आदेश आते हैं वो पूर्णतः लागू नहीं करते हैं, और वन विभाग वाले उनका शोषण करते हैं। अभी 2006 का मैंने आपको बताया है कि 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पास किया कि वन विभाग में जो भी आदिवासी खेती कर रहा है, रह रहा है, वहाँ उनको सेटल कर दिया जाए। तो उनका शोषण हो रहा है। और वन निगम में जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के लाभ के लिए जो आदेश दिए जाते हैं, उनमें भी वो शोषण करते हैं। और काफ़ी जो इतना शोषण करते हैं कि उनकी दैनिक मजदूरी, नरेगा की मजदूरी खा जाते हैं। जड़ी बूटियों में जितनी भी जड़ी बूटी जंगल में हैं, सारी जड़ी बूटियों का जो है उसमें आदेश में है कि आदिवासी निकालेगा वो बेचेगा। तो ये लोग अन्य लोगों से, बड़े लोगों से, दुकानदारों से मिलकर वन विभाग वाले और उनके नाम तो दुकान कर लेंगे, लेकिन उनको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। सारा लाभ वन विभाग वाले अवैध तरीके से बड़े लोगों को देके लाभ ले लेते हैं। और शहरिया जहाँ का तहाँ इसके साथ जो भी शोषण हो रहा है वो लगातार शोषण करते रहते हैं। हरदयाल सिंह लोधी जी एक एडवोकेट, एक समाज सेवी और पिछले 30 सालों से अनवरत तपस्या करते हुए शहरिया जाति के सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने ये बताया कि वन विभाग के बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी शोषण करते हैं। तो इस संबंध में श्री हरदयाल सिंह लोधी से हम जानना चाहेंगे कि क्या इन्होंने इन सारी बातों को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखा। जी, सन 2006 में वन अधिकार का आदेश आया। सन 2008 से हम लोग गांव-गांव गए। जो प्रारूप था पट्टों का सरकार द्वारा बनाया गया था, सारे गांव में हम लोगों ने घर घर जाके वो पट्टे, प्रार्थना पत्र दिए। उन प्रार्थना पत्रों पर हम लोगों ने वन गांव समिति बनाई। वन ग्राम समिति की हम लोगों ने रिपोर्ट लगवाई। वो वन ग्राम समिति की रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर आई। जिलाधिकारी महोदय माननीय जो अभी मानवेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने ब्लॉक स्तर की कमेटी से भी मीटिंग करके वो प्रस्ताव पास किए। फिर वो कमेटी पास हो गई, फिर जिला स्तर, तहसील स्तर पर वन अधिकार के पट्टों की जो आई, तहसील स्तर पर भी पास हुए। लेकिन जिस समय जिला स्तर पर मीटिंग होना थी, वो पट्टे पास होने की जो 2000 से वन अधिकार के थे,
तो हमारे जो तत्कालीन DFO साहब थे, उन्होंने सीधे कलेक्टर साहब के सामने वो कह दिया कि मैं ये नहीं मानता हूँ। इस तरीके से उन्होंने बुलंद किया। नहीं, अभी तक अपने ज़िले में, ललितपुर ज़िले में कम से कम 3000 आदिवासियों का भला होता। 3000 आदिवासियों को वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाते। 2014 में जब सरकार थी कांग्रेस की, उस समय जयराम रमेश मंत्री थे और आदित्य जी, प्रदीप जैन आदित्य जी भी मंत्री थे। उन्होंने, हम लोगों ने पहल की, उनने वहाँ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के यहाँ से आदेश कराया, तब कहीं जाके अदना पैदावार के पट्टे जो फल फ्रूट के होते हैं वो बालाबेट में जाके कम से कम आसपास यहाँ माओली, बांसपुर और धौर्रा, डोंगरा, सबके आदिवासियों को लाए। करीब 1300 पट्टे अदना पैदावार के दिए थे। लेकिन कृषि के पट्टे इसलिए नहीं मिल पाए थे क्योंकि यहाँ जो DFO साहब थे उनने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने इतना उत्पीड़न किया कि जहाँ 40-40, 50-50 साल से जो आदिवासी लोग खेती करते चले आ रहे वन विभाग की जंगल की ज़मीन पर, उनके खिलाफ मुकदमा कराए। अभी वर्तमान में मैं कम से कम 250 मुकदमा लड़ रहा हूँ 26 फॉरेस्ट एक्ट के, जो वन विभाग के लोगों ने उनके ऊपर फर्जी दायर किए हैं। क्योंकि वो खेती कर रहे थे, वहाँ पेड़ तो थे नहीं, तो 26 फॉरेस्ट एक्ट तो उन पर लगती नहीं, तो उनने फर्जी झाड़ी, जो बारी बनाने के काम आती झाड़ी दिखा के, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं सबूत के झाड़ी दिखा के उनके ऊपर मुकदमा लिखाए और वर्तमान में अभी चल रहे हैं। इससे बड़ा उत्पीड़न और क्या हो सकता है। और लगातार बार जभी से, अभी नहीं, कई सालों से हम लगातार जिला प्रशासन को, DFO को, सबको अवगत कराते आए, ज्ञापन दिए, आंदोलन किए और वर्तमान में अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग माने नहीं हैं। जब तक उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस बात से हम लोग निश्चिंत हैं कि हरदयाल सिंह लोधी जी वास्तव में शहरी समुदाय के लिए अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। और यह प्रश्न उनसे इसलिए पूछा जाना आवश्यक था क्योंकि काम करना और काम दिखाना और अधिकारियों तक बात पहुंचाना, तीनों में बहुत अंतर होता है। तो अब हमारा चैनल और हम लोग निश्चिंत हैं कि शहरिया समुदाय का भला होकर रहेगा, क्योंकि यह जो बात उठा रहे हैं उसे है शासन और प्रशासन तक पहुंचा भी रहे हैं। और इसी बात को हम लोग भी चाहते हैं कि शहरिया समुदाय, जिनके बारे में कहा जाता है कि नदी, पहाड़, जंगल, इन सब की जो आज रक्षा हो पाई है वो इस समाज के द्वारा ही की गई है। अब हम चाहेंगे अगला प्रश्न हमारे वरिष्ठ पत्रकार विकास सोनी जी अपनी तरफ से लें। वहीं पर वकील साहब बात करना चाहेंगे समुदाय शहरी जातियों की। क्या वह आगामी चुनाव में और पिछले चुनाव में सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं? मैं आपको बता दूं कि ये तो सतत प्रक्रिया चली आ रही है कि गरीब आदमी का वोट गिना नहीं जाता है। गरीब आदमी, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे MLA का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, तो एक समूह होता है। तो समूह बना के, समूह कहना चाहिए, गिरोह कहना चाहिए, राजनीतिक गिरोह, वो गिरफ्त में लेके हम कितना भी काम करें, लेकिन वो ऐसा गिरोह होता है कि वो अपने आप उनसे वोट ले लेते हैं। क्योंकि अशिक्षा के कारण, अशिक्षित, बेरोजगार, भुखमरी, लाभ लालच देकर वो वोट ले लेते हैं। क्योंकि अशिक्षित हैं और बेरोजगार हैं और कमज़ोर हैं, तो उन्हें ये लगता है कि हमें 2 दिन का खाना मिल रहा है, वो उतनी बढ़िया है भाई, इसमें जो लोग वो वोट दे जाते हैं। वही वो मेहरौनी की बात करें, मेहरौनी वर्ल्ड पार्क जो कि स्थापित होना है, और वहीं पर औषधियों जो कि ललितपुर के औषधियों का एक केंद्र कहा जाता है ललितपुर को, और सब जगह से मिलने, तो क्या यह शहरियाओं के लिए योजना बनाई गई है कि व्यापारियों के लिए? मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि जो हमारे यहाँ बल्क रस पार्क सैदपुर में बन रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा हमारे गरीब क्षेत्र के जो आदिवासी शहरी या जनजाति के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहाँ अभी हमारे साथ में गरार के बल्ला लड़ारी के शहरिया आए हैं, छोटे लाल जी हैं और राजू शहरिया जी हैं, ये दोनों इंटर पास हैं। तो मैं मांग करूँगा कि ऐसे जो वहाँ शिक्षित बच्चे हैं उस क्षेत्र में, उन्हें वहाँ लगाया जाए, और जो अन्य
शहरी जनजाति के जो लोग हैं, आदिवासी, जड़ी बूटी, क्योंकि जो बर्थ पार्ट्स है ये सब उन्हीं जड़ी बूटियों से होके बनना है सब, तो इन्हें वहाँ लिया जाए और इनका सहयोग लिया जाए, इन्हें नौकरियाँ दी जाए, इन्हें काम दिया जाए। अन्यथा हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे और अगर 15 दिन में कुछ नहीं होता तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं पर कितवास ललितपुर से 20 किलोमीटर दूर सहरिया, जिनके छत पर अभी भी पत्थर है। वहीं पर रोजगार की बात करें, उनके पास कुछ रोजगार नहीं है, अभी सिर्फ जामुन की गुठलियों पर व्यवसाय कर रहे हैं। वहीं पर सरकार की योजना मनरेगा और मनरेगा के तहत इनको काम दिलाने का, लेकिन काम अभी तक नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मठाधीश बैठे हुए हैं, मठाधीश की क्या कार्रवाई आपको नजर में आती है? अगर नहीं होती है तो क्या इस पर कोई बड़ा कदम उठना चाहिए? जी, मैं आपको बता दूं, अभी जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें 26 जिले थे। 26 जिले में ललितपुर जिला ही स्पेशल है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई भी आदिवासी जनजाति का व्यक्ति किसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तो उनको गांव जाकर गांव में घर घर जाकर एक कैंप लगाकर उनके आवास हैं, आधार कार्ड हैं और जितनी जो भी उनकी मूलभूत समस्या है उनसे अगर वंचित हैं तो उन्हें सारी समस्याओं से अवगत कराकर उन समस्याओं का हल करना होगा। जो आपने कहा खितवास क्या, मैंने भी देखा है खितवास में कई आदिवासी लोग गरीब हैं, उनका पैसा प्रधान लोग खा गए हैं, उनकी छतें बाकी हैं। सिर्फ अकेले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के से और ललितपुर के जिलाधिकारी से मांग करता हूं कि वो उनके छत डलवाएं, क्योंकि जो अभी पहले जो हमारे डीएम साहब थे अक्षय त्रिपाठी जी, मैंने उनको एक प्रार्थना पत्र विज्ञापन भी दिया था कि सर अभी जो है एक आदेश आया है, उस आदेश के तहत अनुसूचित जनजाति शहरी आदिवासियों के लिए सुविधाएं दी जाएं। तो उन्होंने भी मीटिंग बुला के और नोडल अधिकारी तय कर दिए थे कि जे अधिकारी ये काम करेंगे, लेकिन सब वो आदेश हवा में हो गया। अब 1-1.5 महीने हो गए, उस आदेश का कोई पता नहीं है कि कौन नोडल अधिकारी है, कौन क्या है। किसी भी गांव का अभी मेरी बात होती रहती है, किसी भी गांव में अभी कोई अधिकारी इस कार्य के लिए नहीं गया। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी वर्तमान में आदेश भेजा था कि हर अनुसूचित जनजाति आदिवासी को सैचुरेट करेंगे, किसी भी समस्याओं से वो वंचित नहीं रहे। अब आपकी क्या नीति रहेगी जहाँ पर आदिवासी समुदाय के लिए योजना जहाँ धरातल पर नहीं है, और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा भी थी कि सभी योजनाओं का लाभ आदिवासियों को मिले, लेकिन ललितपुर जनपद के अधिकारियों के द्वारा देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्या रणनीति रहेगी? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हंसी आ रही है मुझे कि मैं 30-35 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। हम लोग खूब आंदोलन कर लें, सब कर लें, लेकिन जब तक राजनीतिक ताकत, शासन प्रशासन की ताकत इनका सहयोग नहीं करेंगे तब तक ना तो ये सैचुरेट हो पाएंगे, ना इनका सामाजिक स्तर बढ़ पाएगा। जब तक कि शासन और प्रशासन दोनों मिलकर, शासन का काम होता है आदेश लागू करने का, प्रशासन का काम होता है उसका सुपरविजन करने का। लेकिन जब हमारे सुपरविजन जो राजनेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो सुपरविजन नहीं करते हैं, ना उन्हें कोई मतलब है। अगर कोई शासन का आदेश आता है तो हम आप पत्रकार महोदय, मीडिया थोड़ा बहुत करेगी, ऊपर उछालेगी, इसके बाद उन्हें काम नहीं करना है। अगर प्रशासन के आदेश को शासन उस पर काम करता है तो शहरी जाति के, अनुसूचित जनजाति क्या हर जाति के लोग को समान अधिकार मिलेगा, वो सब आगे बढ़ेंगे। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि शहरी जनजाति की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, मूलतः सही रूप से लागू होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि एक पंचवर्षीय में शहरी समाज का इतना स्तर बढ़ जाएगा कि वो अन्य समाजों के बराबरी कर लेंगे। वहीं पर 226 ललितपुर विधानसभा की बात करें, विधायक के द्वारा हर शुक्रवार या बृहस्पतिवार को चौपाल भी लगाई जा रही है, तो किस चौपाल में आदिवासियों से संबंधित योजनाओं के बारे में क्या इनके द्वारा कोई जानकारी नहीं ली जाती है? इस बारे में आपका कहना है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आदिवासियों की चौपाल सब लगाते हैं। मैंने कहा ना कि किसी को कोई मतलब नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है। एक विधायक बहुत बड़ी चीज़ होती है। विधायक अगर हमारे ललितपुर में विधायक भी रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो उनके बिल पावर नहीं है, अगर उनका बिल पावर है तो वो सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो अधिकारी को फ़ोन कर दें या अधिकारी से अभी किसी विधायक ने या मंत्री ने कोई लगाया ही नहीं, कैंप नहीं लगाया, अब थाने उन्हें पता है कि नहीं है, जो मैं नहीं कह सकता हूँ भाई।
और वहीं पर शिक्षा की बात करें तो आदिवासी के बच्चे अभी भी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वहीं पर अपने माता पिताओं के साथ आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं पूर्णतः सत्य है, क्योंकि बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं। जब तक वे शिक्षित नहीं होंगे तब तक वे रोजगार में नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में अभी कई आदिवासियों के बच्चे इंटर पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, लेकिन उन तक जो योजनाएं निकलती हैं, जो नौकरियां निकलती हैं, उनको सूचना नहीं मिलती है। जबकि एक गांव के लिए सरकार द्वारा शिक्षा मित्र, ग्राम पंचायत मित्र, लेखपाल, मास्टर, मतलब कम से कम 10 सरकारी कर्मचारी इस गांव में सुरक्षा व्यवस्था और इन सब के लिए सूचनाओं के लिए सूचना तंत्र है सरकार द्वारा। लेकिन एक भी अधिकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है। मात्र अधिकारी और कर्मचारी अपने अधिकार का पालन करता है कि अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो मेरे ऊपर अधिकार दिखाएंगे, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं कि हम किस कर्तव्य के लिए यहाँ हैं। उन्हें अपना कर्तव्य भी करना चाहिए कि हमें सरकार ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जिसकी हम तनख्वाह ले रहे हैं, जो सरकार हमसे काम लेना चाहती है, वो अभी 0 है। और वहीं आज के बुंदेलखंड के चैनल के माध्यम से आप जनप्रतिनिधियों और साथ में प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनप्रतिनिधि और शासन से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार द्वारा योजनाएं आदिवासी जनजाति के लिए हैं वो पूर्ण रूप से लागू करें, उनका सुपरविजन करें और जो भी उसमें जिसका भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमें एंड करने का आप देखते होंगे कि भारत सरकार ने जो राष्ट्रपति चुना है वो भी अनुसूचित जनजाति से है, द्रौपदी मुर्मू। तो आप क्या कहेंगे कि सरकार सबका ख्याल रख रही है, शासन की जो योजना है वो अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करे, उसके बावजूद आप क्या मानते हैं कि ये योजनाओं का लाभ जो अनुसूचित जनजाति के जो शहरिया लोग हैं ये क्यों नहीं ले पा रहे हैं? या इनमें जागरूकता की कमी है, या इन्हें के जो अधिकार हैं वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है? क्या होना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ठीक हैं, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनके अंतर्गत जितने भी प्रदेश देश के अधिकारी कर्मचारी राजनेता वो जो है उनकी, क्योंकि आदिवासी से बिलोंग करती हैं, आदिवासी अशिक्षित होने के कारण उन तक ना तो अभी तक पता चला है। कई क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं पता करते कि आपकी बिरादरी के राष्ट्रपति हैं, तो वे कहते हैं हमें पता ही नहीं है। तो जे यहाँ के लोकल के जो पूरे देश के लोकल के लोग हैं, इन लोगों को सूचना तंत्र ही खराब है। अगर ये सही सूचनाएं पहुँचा दें तो मात्र, अब मैं आपको अलग से हट से बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब अन्यथा मत लेना आप लोग कि जो है जो वोटों की राजनीति है जी, सिर्फ मात्र। अभी इसके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, वो SC से बिलोंग करते थे। अब हमारी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति महोदया जी, ये ST से बिलोंग करती हैं। तो सिर्फ मात्र जब चुनाव आता है तो देश की जो पार्टी है, जिसकी सरकार है, वो अपना उपयोग कर लेती हैं और वोट बैंक ले लेती हैं। जबकि सरकार का है, सरकार के नुमाइंदों का है कि उन्हें जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को उन तक ST तक पहुँचाएँ। और वर्तमान में मैंने कहा है आपसे कि एक आदेश आया कि 26 जिलों में ललितपुर भी जिला है, तो उन्होंने कहा कोई भी ST का व्यक्ति वंचित, किसी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन अभी धरातल पे कुछ आया नहीं है, शून्य है अभी मेरी समझ से। आप जानते हैं कि जो भी आदिवासी लोग हैं गांव में निवास करते हैं, वहाँ के जो प्रधान हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है, ठीक है, शिक्षा के लिए भी बढ़ावा दे रही है, तो इन लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि इन लोगों तक शासन की योजनाओं को बताया जाए, पहुंचाया जाए, जिससे कि वह अपने अधिकार के प्रति जागरूक हों और उन योजनाओं का लाभ ले सकें। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि सरकार द्वारा गांव में कई कर्मचारियों की नियुक्ति है। प्रधान तो बाद में, चूँकि एक आम नागरिक है, लेकिन जब सरकारी कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी है कि वो सब योजनाओं को पहुंचाएंगे, उनको सूचित करेंगे, गांव-गांव में जाके कैंप लगाएंगे
जब वो नहीं दे पा रहे तो प्रधान कहाँ है? प्रधान तो चूंकि ये माना जाएगा कि उसको तो वो अब तो वोट की राजनीति करता है कि हमें इनने वोट दिया तो हम इनका काम करेंगे। ये रंजिश टाइप की है गाँव में। अगर आदिवासी ने वोट दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो उन तक वो जाएंगे भी नहीं। लेकिन जब सरकार द्वारा 10 कर्मचारी अधिकारी गांव से जुड़े हैं तो उनका पहला कर्तव्य है कि वो उन योजनाओं को लागू करें और उन्हें लाभ दें। अब उनसे प्रसाद बुंदेलखंड की मांग को लेकर हमारे साथ आज स्टूडियो में और भी बुंदेलखंड प्रांत बनाने के लिए जो संघर्षरत है वो सदस्य हैं और उसी में जिला कमांडेंट सुदेश नायक है। हम उनसे भी पूछते हैं कि जनपद के स्तर को लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास है। देखिए, बुंदेलखंड की लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है और इस लड़ाई को एक बड़ा रूप देने के लिए बुंदेलखंड विकास सेना हमारे सेना लगातार सक्रिय है। हम लोग करीब 13 जिलों में अपने संगठन का गठन कर चुके हैं, वहाँ से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है। इसके अलावा हम लोगों की आगामी रणनीति के अनुसार हम लखनऊ और दिल्ली जाकर वहाँ पर वृहद स्तर पर लोकसभा और विधानसभा के सामने बड़ी संख्या में सदस्य वहाँ पर प्रदर्शन करके बुंदेलखंड की मांग को प्रखर करेंगे। जी, जैसा कि सुदेश कमांडेंट जो जिला कमांडेंट है बता रहे थे कि हम लोग इसके लिए संघर्षरत हैं और दिल्ली और लखनऊ तक हम लोग इसके लिए जाएंगे और अपना जो हमारा एम है वो पूरा करेंगे। और इसी के साथ हमारे इस स्टूडियो में आए हमारे सदस्य सभी और प्रमुख बुंदेलखंड विकास सेना के प्रमुख हरीश कपूर टीटू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। आज तक के बुंदेलखंड को बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल पूरे बुंदेलखंड में प्रथम पादान पर आए, ये शुभकामनाएं। आदिवासी जहां पर संघर्ष समिति के संरक्षक से आपको वार्तालाप कराई और जाना कि आदिवासियों की योजनाएं क्या हैं, और वहीं पर हम आपको लेके चलते हैं आए हुए मेहमानों के बीच जहां पर आदिवासी जो कि मरावड़ा के आखिरी छोर से आए हैं, उनसे भी जानते हैं शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से संबंधित जो मूलभूत सुविधा है वह उनके पास पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्कार। कहाँ के निवासी हैं? बरना गिराज जिला थाना। गिराज ललितपुर से कितना दूर है? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। तो क्या शिक्षा से बात करें तो शिक्षा की सुविधाएं और आपके पास पहुंच रही हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ कोई सुविधा भी नहीं पहुँच रही, हमें कोई जानकारी भी नहीं देता। अगर कोई आता है तो वो जैसे ही ऐसे बाहर बोल के चला जाता है, हमें कोई नौकरी की खबर नहीं देते और हम ऐसे ही दे रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, हमें कृपया इतना मदद करें, हमारे पास कोई सुविधा पहुँचाएँ। कितने तक पढ़े हैं आप? सर हमने इंटर पास किए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आपके, कितने समुदाय के कितने लोग हैं, कितने? सर हमारे आसपास के गांव में, हमारे गांव में 8-10 लड़के हैं और आसपास के गांव में भी लड़के हैं। अच्छा, मकान पक्का मकान है आप लोगों के पास? कच्चा मकान है सर। कच्चा मकान है, आवास नहीं मिला? नहीं सर। और राशन कार्ड? राशन कार्ड है सर, उस पर भी यूनिट कटे हुए हैं। यूनिट कटे हुए हैं। और वहीं पर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य से संबंधित क्या व्यवस्थाएं हैं? सर हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पानी भी ऐसे आता है और हमारे जो कोई है किसी के लिए सरकार ये मोदी सरकार ये दे रही ना, मकान किसी को दिया है किसी को नहीं दिया है। हाँ, पड़ा थे बाहर। और रोजगार की बात करें तो रोजगार की क्या सुविधाएं हैं? रोजगार सर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हम बैठे हुए हैं ऐसे 3-4 साल। अरे किस बार आप जीवन यापन कर रहे हैं कि क्या कर आप अपना भरण पोषण कर रहे हैं? अपना मेहनत मजदूरी करके अभी पेट भर रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जो सरकार की योजना जो कि आदिवासियों के पास तक नहीं पहुँच पा रही है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू आदिवासी है जी। कहाँ के निवासी हैं? पल्ला। ये ललितपुर से कितने दूर है? 70-72 किलोमीटर है। क्या उत्तर प्रदेश के ललितपुर से 70 किलोमीटर तक आपकी सभी योजना, सरकार की योजना पहुंच रही हैं? योजना तो सर है कि मान लो हमको मालूम नहीं पड़ता है। योजना तो है लेकिन आपको जानकारी नहीं है। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का क्या स्तर है वहाँ? तो 5वीं तक स्कूल है, बच्चे जा रहे हैं? अच्छा, स्वास्थ्य की? स्वास्थ्य की सब व्यवस्था तो है, व्यवस्था तो थोड़ी हर एक चीज़ की है जी। ये है कि मान लो बच्चा अपने मान लो है 21
स्वास्थ्य व्यवस्था है की है। तो ज़्यादा व्यवस्था क्या है कि जो हमारे आदिवासी है वो 2 घंटा करे, जो 10वीं करे, जो 8वीं करे। अगर हर एक गाँव में जो ललितपुर जिला में बहुत से आदिवासी है, हर एक गाँव से अगर 1-1, 2-2 हो जाए तो मान लो नई पीढ़ी है और सुधर जाए। तो रोजगार अभी तक कुछ पहुंचा नहीं है आप लोगों के पास। यहाँ हम आपको बता दें कि ललितपुर से 10 जो कक्का आपको हमने आज का बुंदेलखंड चैनल में श्री हरीश कपूर टीटू जी से और श्री हरदयाल जी लोधी जी से मिलवाया, और आपने देखा कि किस प्रकार इन्होंने अपने 30 से लेकर 35 वर्ष इस ललितपुर के लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी है। एक व्यक्ति जहां सहरिया समुदाय के लिए लड़ रहा है, एक व्यक्ति बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए लड़ रहा है। तो हमारा चैनल इस बात को पुरजोर उठाने के लिए तैयार है कि बुंदेलखंड राज्य भी बने और सहरिया समुदाय को हर एक विकास के आयाम भी मिले। और आज आपने देखा कि हमारे समाज के ये 2 हीरो किस प्रकार अनवरत आज भी इन दोनों समुदाय को लेकर अपने अपने समय को दे रहे हैं। एक तरफ हरीश कपूर टीटू जी है, एक तरफ हरदयाल सिंह लोधी जी है। हम चाहेंगे कि इनको आप कैमरा के द्वारा दिखाएं कि किस प्रकार यह दोनों अनवरत आज भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। और हमारा चैनल आप सबसे वादा करता है कि भविष्य में इन जैसे हीरो को हम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जन जन की बात जन जन तक पहुंचे और आम जन की बात का हर तरीके से सॉल्यूशन हो। धन्यवाद। हमारे साथ विकास सोनी जी और हमारे सीनियर एनालिस्ट शैलेंद्र जैन जी भी मौजूद हैं, जिनका भी हम कोटिस धन्यवाद करते हैं। और हमें इंतजार रहेगा अगली बार इस स्टूडियो में कौन आता है और जनहित के मुद्दे कौन उठाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।